हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ऑफ पीसीएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पावर शेयरिंग का पार्ट सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। शायद आप लोग को याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने एथनिकल कंपोजिशन दो कंट्रीज़ का डिस्कस किया था। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि एथनिकल कंपोजिशन क्या था। तो दोनों कंट्री का जो एथनिकल कंपोजिशन था वो कुछ इस प्रकार था। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बेल्जियम की, कि बेल्जियम का एथनिकल कंपोजिशन कैसा था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बेल्जियम में डच लैंग्वेज बोलने वाले 59% पीपल थे। फ्रेंच 40% और बचा हुआ जो था वो 1% जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले थे। इसके अलावा अगर हम बेल्जियम की बात करें तो ये तो पूरी कंट्री का जो एथनिक कंपोजिशन था वो कुछ ये था। लेकिन अगर हम सिर्फ ब्रुसेल्स की बात करें, ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम के कैपिटल की बात करें, तो बेल्जियम के कैपिटल में डच लैंग्वेज बोलने वाले 20% लोग थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले 80% लोग थे। ये था बेल्जियम का एथनिकल कंपोजिशन। फिर बात आती है श्रीलंकन एथनिकल कंपोजिशन की। तो श्रीलंका में सिन्हालाज यानी कि जो सिन्हालीज लैंग्वेज बोलते थे वो 74% लोग थे। जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे वो 18% लोग थे। इस 18% को अगर हम डिवाइड करें तो 13% नेटिव तमिल्स यानी कि जो वहीं पे शुरुआत से वहीं पर ही हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो 5% तमिल हैं, वो 5% तमिल माइग्रेटेड हैं, जो कि इंडिया से माइग्रेट हुए हैं कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। तो ये एथनिकल कंपोजिशन था बेल्जियम और श्रीलंका का। बेल्जियम की एक खास बात ये थी कि बेल्जियम में जो फ्रेंच थे वो भले ही पॉपुलेशन वाइज पूरी कंट्री में कम थे, लेकिन वो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थे, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा रिच थे। उन्हें सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं, चाहे वो इकोनॉमी का बेनिफिट हो, चाहे वो एजुकेशनल बेनिफिट हो, वो इन्हें काफ़ी जल्दी मिल गया। लेकिन डच को मिल नहीं पाया, जिस वजह से डच जो थे वो कंपैरेटिवली फ्रेंच से थोड़े कम इकोनॉमिकली स्टेबल थे। ठीक है। इस अब हम हमें डिस्कस ये करना है कि दोनों कंट्री लगभग साइज़ में बराबर हैं। ठीक है। दोनों कंट्री में एथिकल डाइवर्सिटीज़ है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। अब हमें बात ये करनी है कि दोनों कंट्रीज़ ने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, है ना। अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के बाद उन्होंने किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन से उनके आगे वाली लाइफ पे क्या असर आया, वो कंट्री क्या स्टेबली वर्क, उनकी डेमोक्रेसी क्या स्टेबली वर्क कर पाई या नहीं कर पाई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से प्रिपेयर किया, वो सारी चीज़ें हम अब इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक सेकेंड। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे फॉलो किया। मेजोरिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है?
इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी, जब भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है ना, श्रीलंका में मेजॉरिटी कम्युनिटी सिन्हालास है ना, तो जब भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स को या फिर उनके जो भी उन्हें बेनिफिट्स मिलने चाहिए उन राइट्स को अगर वो दबा के अपनी कम्युनिटी को सुप्रीम पावर पे अगर शो करती है, तो इसे हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। तो यहाँ पे श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया। ठीक है, देखते हैं इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने उन्होंने क्या क्या काम किए। ठीक है, तो श्रीलंका इंडिपेंडेंट स्टेट इमर्ज हो गया था 1948 में। 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था। जब स्टेट आज़ाद हुआ उसके बाद जो वहाँ की सिन्हाला कम्युनिटी थी, सिन्हाला कम्युनिटी ने अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाही। कैसे इस्टेब्लिश करना चाहिए? जब उन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करी तो गवर्नमेंट उन्होंने एक जो न इलेक्शन के दौरान उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट किया ताकि सिन्हाला की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हो सके। उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जैसे कि अगर वहाँ पे दो कम्युनिटी थी, एक थी सिन्हालास, अगर एक वहाँ पे थे सिन्हालास और दूसरे थे वहाँ पे तमिल्स, तो वहाँ पे जब इलेक्शन हुए तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक सिन्हाला लीडर इलेक्टेड होगा, सिन्हाला लीडर अगर वहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो सारे सिन्हाला कम्युनिटी ने इसी को ही वोट दिया और ये पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा थे, तो ये सिन्हाला कम्युनिटी का जो लीडर है ये जीत गया उसमें। और उसके बाद उसने जो भी वहाँ पे पॉलिसीज़ फॉर्म करी वो सारी पॉलिसीज़ उन्होंने तमिल्स को वहाँ पे नेगलेक्ट करते हुए सिन्हालास की सुप्रीमेसी के लिए या सिन्हालास के बेनिफिट के लिए उन्होंने सारी पॉलिसीज़ को बनाया कि ताकि जो भी पॉलिसीज़ है वो सिन्हालास को ही ज़्यादा बेनिफिट दे सके। इसके बाद इसका रिज़ल्ट क्या निकला? इसका रिज़ल्ट ये निकला, कैसे उन्होंने, एक बार हम देख लेते हैं कैसे उन्होंने उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए जिसकी मदद से सिन्हालास की सुप्रीमेसी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके। सबसे पहले उन्होंने एक काम किया कि 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया। इस एक्ट के अंदर सिन्हाला जो थी वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा वो जितनी भी पॉलिसीज़ बनाते थे उन पॉलिसी के अंदर सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले या फिर सिंपली ये कहें कि सिन्हालीज या बुद्धिस्ट जो कल्चर फॉलो करते थे उन्हें यूनिवर्सिटी में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, इन सब में उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलने लगा। इसके अलावा उन्हें तमिल कल्चर से कोई रिलीजन नहीं था, वो हमेशा जिस कल्चर को प्रमोट करते थे वो सिर्फ बुद्धिस्ट कल्चर हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और आगे देखें तो जब उन्होंने ये सारे एक्शंस लिए तो इस एक्शंस के बाद वहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, यानी कि जो तमिल कम्युनिटी थी, उस तमिल कम्युनिटी के अंदर यहाँ पे एक धीरे धीरे एक एंगर यहाँ पे क्रिएट होने लगा। एक उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम इस देश के वासी है ही नहीं। उन्हें हमेशा ये एक सेंसिटिव फीलिंग रहती थी कि अगर कोई भी बुद्धिस्ट सिनालीज लीडर अगर यहाँ पे इलेक्ट होगा तो वो हमेशा हमारे कल्चर को डोमिनेट ही करेगा, वो हमारे कल्चर को प्रेफरेंस ही नहीं देगा, वो हमारे कल्चर को हमेशा नीचा ही दिखाएगा। और इसके अलावा उन्हें एक चीज़ की और दिक्कत, उन्हें ऐसा लगता था कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होके आएगी वो गवर्नमेंट हमारे बेसिक राइट्स को हमेशा डिस्क्रिमिनेट करेगी, हमें कोई भी बेसिक राइट नहीं मिलेंगे, हमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ये तमिल्स का कंसर्न था, है ना, क्योंकि हमेशा जो प्रेफरेंस दिया जाता था वो प्रेफरेंस जो है वो सिन्हालिस को या सिन्हालास को दिया जाता था यहाँ पे।
समय के साथ साथ रिजल्ट ये निकला कि सिन्हालास और तमिल कम्युनिटी के बीच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे यहाँ पे उन दोनों के बीच में। यहाँ पे धीरे धीरे नए नए सिविल इश्यूज़ क्रिएट होने लगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे, वहाँ पे डिमांड उठने लगी। सारे जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने डिमांड उठाई कि तमिल लैंग्वेज को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, उन्हें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे एक और डिमांड को वहाँ पे सामने रखा। उन्होंने बोला कि हमें एक तमिल स्टेट जो ईस्टर्न साइड है वहाँ का, मैं एक बार मैप में दिखा देता हूँ। ये वाला जो साइड आप देख रहे हैं, है ना, ये वाला जो पूरा साइड है, इस साइड पे उन्होंने ये डिमांड रखी कि ये वाले पूरे साइड में एक तमिल स्टेट यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट रूल कर सकें, है ना। अगर ऐसी कोई डिमांड किसी स्टेट में फॉर्म होती है इंडिपेंडेंट रूल की, तो सिंपली उस स्टेट का डिवीज़न ही कहा जाता है कि भैया वो स्टेट पावर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा वीक होते जा रहा है ना। तो ये सारी तमिल एलम, जिसे तमिल एलम बोला जाता है, तमिल स्टेट बोला जाता है, तमिल स्टेट की डिमांड वहाँ पे आने लगी। फाइनली इसका रिजल्ट ये निकला, धीरे धीरे जब उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं किया गया तो वहाँ पे सिविल वॉर होने लगे, है ना। सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब भी देश के लोग ही आपस में लड़ने लगे तो उसे हम सिविल वॉर कहा जाता है। फाइनली इसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि जब सिन्हाला कम्युनिटी ने अपने आप को सुप्रीम बताया, तमिल कम्युनिटी के राइट्स को ओवरथ्रो किया, जिसके बाद तमिल कम्युनिटी ने कंसर्न दिखाया, उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। जब उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई तो सिविल वॉर हुआ, और फाइनली गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है वो सिविल वॉर को शांत करने में, या फिर जो फोकस है वो इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में जाएगा, और जिसकी वजह से पूरे देश के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी, देश का डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा जितने भी तमिल्स थे उन्हें अपने आप को एज अ रेफ्यूजी, अपने ही देश में एज अ रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ रहा है ना। तो इसका जो फाइनली ये हमें समझ में आता है कि श्रीलंका एक छोटा सा स्टेट था, बस उन्होंने एक अपनी सुपरमेसी, अपने कल्चर की सुपरमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए पूरे देश की जो शांति है वो शांति वहाँ पे ख़राब हो गई। पूरे देश में यहाँ पे वॉर्स होने लगे, सिविल वॉर्स होने लगे, और देश का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और हमेशा ये जो स्टेट है वो हमेशा हीट पे रहेगा, वो हमेशा एक कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट बेल्जियम ने, है ना, बेल्जियम, हम अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बेल्जियम एकोमोडेशन, कि बेल्जियम ने वहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से तैयार किया, है ना। उन्होंने यहाँ पे देखा कि भैया हम वैसे ही एक छोटी सी कंट्री हैं यूरोप की, और बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है जहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी छोटी सी कंट्री है। इसके अलावा उन्होंने अपने देश की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उस कल्चरल डाइवर्सिटी को भी उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि हमारे देश में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है, और अगर इस कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से हमारे देश में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हमारे देश में शांति नहीं रहेगी, हमारा देश ढंग से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इतने बड़े वर्ल्ड के कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी कंट्री में पीस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और कंट्री में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने उन्होंने 1970 में 1970 में और 1993 में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे बेल्जियम में पीस रख सकता था, सब लोग आपस में मिलजुल के रह सकते थे, और बेल्जियम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा जितने भी प्रकार से वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है वो सारा डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, उन्होंने इस वजह से वहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 2 बार अमेंड किया। उस अमेंडमेंट में उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप उन्होंने ये लिया कि अगर बेल्जियम में, जैसे कि आप लोग को शायद पता होगा कि इंडिया में लोकसभा या राज्यसभा होती है, तो लोकसभा राज्यसभा की कुछ सीट्स होती हैं, है ना, कुछ मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। इंडिया में वो जो नंबर है वो 545 है ना। वैसे ही फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलते हैं कि बेल्जियम में जो नंबर ऑफ़ इलेक्टेड लीडर्स होंगे, वो इलेक्टेड लीडर्स अगर 100 होंगे
तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि 100 इलेक्टेड लीडर्स में इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि डच कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं या फ्रेंच कम्युनिटी के लोग कम हैं या जर्मन कम्युनिटी के लोग बहुत ही कम हैं। उन्होंने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया कि डच के, फ्रेंच के और जर्मन के हर कम्युनिटी के इक्वल लीडर्स पार्लियामेंट में बैठेंगे, है ना। अगर हम तीनों का डिवीज़न करें तो 33 लोग जो हैं वो हर कम्युनिटी के दोनों पार्लियामेंट में बैठेंगे। इससे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जब नंबर ऑफ इलेक्टेड लीडर्स, मिनिस्टर्स जो है वो अगर वहाँ पे इक्वल होंगे तो इसका रिजल्ट सिंपली ये निकल के आएगा कि वहाँ पे कोई भी जो लॉ बनेगा वो लॉ किसी भी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनेगा। यहाँ पे मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनेगा। अगर वहाँ पे डच कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, अगर डच कम्युनिटी के मिनिस्टर्स ज़्यादा होते तो ऑब्वियस सी बात है वो एक ऐसा लॉ बनाते जो डच कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट करता। लेकिन उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें मिनिस्टर्स बराबर थे, हर मिनिस्टर ने अपनी वहाँ पर बात रखी और एक ऐसा लॉ बन के आया जो ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने सेकेंड स्टेप ये लिया कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड कर दिया गया। गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड किया गया यानी कि वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई। जैसे कि इंडिया में वैसे ही वहाँ पे जो गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर दी गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखा गया कि वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली रूल कर पाए। अगर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे इंडिपेंडेंटली रूल नहीं कर पाती है तो कुल मिला के रिजल्ट ये निकलता है कि वहाँ पे अगेन पावर शेयरिंग नहीं हो पा रही है, वहाँ पे अगेन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि पावर शेयरिंग तो हो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे, शायद आप लोग को पता होगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि पूरे बेल्जियम में डच कम्युनिटी के लोग 59% थे और फ्रेंच कम्युनिटी के लोग 40% थे। लेकिन यहाँ के कैपिटल में, बेल्जियम के कैपिटल में थोड़ा सा सिनेरियो अलग था। कैपिटल में फ्रेंच कम्युनिटी के लोग यहाँ पे 80% थे। यानी कि सिर्फ एक शहर में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो उन 100 लोग में से 80 लोग फ्रेंच कम्युनिटी के थे और 20 लोग डच कम्युनिटी के थे। पूरे वर्ल्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ के सिर्फ एक कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो वहाँ के कैपिटल का एक डिफरेंट सिनेरियो होने की वजह से, है ना, वहाँ के कैपिटल का एक डिफरेंट सिनेरियो होने की वजह से वहाँ पे जो ब्रुसेल शहर की एक सेपरेट गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई गई। ब्रुसेल्स शहर की एक सेपरेट गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई गई। इस गवर्नमेंट में ये था, जैसे कि आप लोग को देखा होगा, यहाँ पे जब पूरे शहर में इक्वल मिनिस्टर्स की बात आई तो इक्वल मिनिस्टर की बात में यहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी ने सपोर्ट किया था कि भैया हाँ ठीक है, अगर पूरे कंट्री में अगर फ्रेंच कम्युनिटी कम है तो हम यहाँ पे इक्वल मिनिस्टर्स की बात को सपोर्ट करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जब फ्रेंच कम्युनिटी ने सपोर्ट किया तो स्टेट गवर्नमेंट में, यहाँ पे ब्रुसेल की गवर्नमेंट में, यहाँ पे डच गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। उन्होंने यहाँ पे ये बोला, ये बोला गया कि भले ही ब्रुसेल्स में पॉपुलेशन वाइज फ्रेंच ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे की एक अलग से गवर्नमेंट बनाई जाएगी और इस गवर्नमेंट में फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स है वो अगेन इक्वल रहेंगे ताकि कोई भी लॉ किसी एक कम्युनिटी के बेसिस पे ना आ पाए और सबको यहाँ पे इक्वल राइट मिल सके। तो ये सारा कुछ सिनेरियो था यहाँ पे बेल्जियम का। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिनेरियो जो था वो ये था कि वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई थी, इसके अलावा एक और स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी। उस स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट थी
फॉर एग्ज़ाम्पल ये गवर्नमेंट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम करती थी और स्टेट गवर्नमेंट में भी काम किया करती थी, मतलब ये ओवरऑल बेल्जियम में काम करती थी। अगर पूरे बेल्जियम में कहीं पे भी किसी भी कम्युनिटी के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, चाहे वो प्रॉब्लम पावर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्रॉब्लम कल्चर के रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो प्रॉब्लम एजुकेशन के रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो प्रॉब्लम लैंग्वेज के रिकॉर्डिंग हो, किसी भी किसी भी टॉपिक के कंसर्न में अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। अगर पूरे कंट्री में डच कम्युनिटी के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती थी तो ये गवर्नमेंट पूरे सेंट्रल लेवल पे काम करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती थी। और सिमिलरली फ्रेंच या जर्मन कम्युनिटी के लोगों को पूरी कंट्री में कहीं भी कोई भी दिक्कत होती थी तो ये दोनों गवर्नमेंट जो है अपनी कम्युनिटी के लोगों का सपोर्ट करती थी और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। फाइनली इसका रिजल्ट ये निकला, हमने ये देखा कि वहाँ पे इक्वल मिनिस्टर्स आए, पावर को डिवाइड किया गया सेंट्रल और स्टेट में। इसके अलावा ब्रुसेल्स में भी इक्वल मिनिस्टर आए क्योंकि वहाँ का एथनिक कंपोजिशन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। और फाइनली इस पावर अरेंजमेंट से ये निकला कि उन्होंने वहाँ पे जितने भी सिविल वॉर हो सकते थे उन सिविल वॉर्स का अवॉइड किया। वहाँ की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट है अभी तक की, जो कि आज तक बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसके अलावा वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है और पूरे यूरोप में बेल्जियम को मिला के पूरे यूरोप में एक यूरोपियन यूनियन बनाया गया है ताकि यूरोप का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। तो इसका जो फाइनली हम अगर इसे एक बार में समअप करना चाहें तो हमने यहाँ पे ये देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों बहुत छोटी कंट्री थी। श्रीलंका और बेल्जियम दोनों कंट्रीज़ में लगभग पॉपुलेशन बराबर थी, दोनों कंट्रीज़ का साइज़ लगभग बराबर था, दोनों कंट्रीज़ में डेवलपमेंट होना था। लेकिन एक कंट्री ने यहाँ पे अपनी कंट्री में पीस इस्टेब्लिश किया पावर को शेयर करके, लेकिन दूसरी कंट्री ने मेजॉरिटी कम्युनिटी ने अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करके पूरी कंट्री में अशांति फैला दी, पूरी कंट्री में सिविल वॉर्स हो गए। और आज भी वहाँ की श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो ढंग से काम नहीं कर पाती है क्योंकि वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं है। ये था हमारा एक छोटा सा और टॉपिक। थैंक यू सो मच।